Assalamu alaikum. In this video, I will discuss some MCQs from the circulation of physiology topic from first year MBBS. और इसमें I will discuss the MCQs and explain the concepts और वो concept मैं वो वाले explain करूँगा which are very important to understand the complete circulation. जिसमें pulse pressure, diastolic pressure, systolic pressure और different जगह पे blood की velocity, compliance, elastance of the arteries और उनका आपस में रिलेशन एंड कंडक्टर्स, ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस होंगे और ये MCQs के हिसाब से और डिफरेंट फार्मूलाज जो के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली. सो कम टू द MCQs. When a person moves from the supine position to the standing position, which of the following compensatory changes occur? So a person is lying on a bed, तो वो खड़ा होता है. Sometimes आप लोगों ने फील किया होगा, sometimes you're lying on a bed and you just stand up और आपको लगता है कि आपकी आंखों के सामने अंधेरा आया है या आपको डिजीनेस फील होती है या चक्कर आपको फील होती है. द रीजन बिहाइंड दिस इज के जो आपके पेरिफेरल ब्लड वेसल होते हैं वहां पे ब्लड की पूलिंग हो जाती है और आपके ब्रेन को ब्लड जब नहीं जाएगा तो यू फील लाइक डिजीनेस. और इसके लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एक्टिव होता है हमारी बॉडी का जो कि इस कंडीशन को सही कर देता है. अगर वो रिस्पॉन्स एक्टिव नहीं होगा तो पर्सन को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी और वो मतलब गिर जाता है. अब क्या होगा इसमें से? डिक्रीज हार्ट रेट. आप लोगों ने खुद सोचना है डिक्रीज हार्ट रेट. ऑब्वियसली डिक्रीज हार्ट रेट नहीं हो सकता. अगर डिक्रीज हार्ट रेट होगा तो फिर कंपनसेट नहीं होगा, ब्रेन को ब्लड कैसे जाएगा. और उसके अलावा इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी. यस, इट साउंड्स गुड. डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. नो, अगर डिक्रीज हो जाएगी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो हमारे पास पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी हमारे पेरिफेरल ऑर्गन में और ब्लड सारा फिर से उधर जाएगा. तो उसकी वजह से अगर वहां पे पूलिंग होगी तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा और जो एकदम ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है उसे हाइपोटेंशन होती है जिसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं. Decrease cardiac output, this is wrong, and increase PR interval, this is wrong. Beta is the correct answer. It's increased contractility. So how it acts for हमारा इसमें सबसे पहले जो एक्टिव होता है वो हमारा बैरोरिसेप्टर सिस्टम होता है. बैरोरिसेप्टर सिस्टम इज द फास्ट एक्टिंग सिस्टम. ये आप लोग डिफरेंट सिस्टम्स अभी पढ़ेंगे और वो मैं आगे एमसीक्यूज में एक वीडियो स्पेसिफिकली उन सिस्टम्स पे होगी जिसमें सीएनएस, इस्कीमिक रिस्पांस, बैरोरिसेप्टर्स और सारी डिफरेंट ये डिस्कस किए होंगे. फॉर एग्जांपल, यू आर lying down and then you suddenly stand up. What happens? Your venous return is decreased. How your venous return is decreased? Basically the blood pool into your veins. आप लोग की जो पेरिफेरल वेन्स है, क्योंकि वेन्स में आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम ज्यादा अकोमोडेट हो सकता है. वो भी वीडियो के एंड पे मैं वो सारी आर्टरीज और वेन्स का कंपैरिजन बताऊंगा. वेन्स का आपको पता है ल्यूमेन बड़ा होता है और उसकी जो हमारे पास होती है कंप्लायंस है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आर्टरीज ज्यादा होती है. सो डिक्रीज वीनस रिटर्न हुआ, ब्लड हार्ट में वापस नहीं जा रहा तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो गया और डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर. सो जब आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो हमारे पास जब ब्लड गया है हमारे पास कैरोटिड बॉडीज ने सेंस किया है, कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स ने सेंस किया है कि हमारे पास ब्लड प्रेशर कम है. सो क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम है तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा. जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो क्या करता है? आप लोगों को मैंने हार्ट की वीडियोस में भी बताया था. वो सिंपैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट और ये साथ हमारे पास वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन भी करवाता है. तो ये दोनों चीज होगी. हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और हमारे पास जो जब वीनो कंस्ट्रिक्शन होगी तो वीनस रिटर्न इंक्रीज, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, आर्टीरियल प्रेशर कम्स टू द नॉर्मल लेवल और इस वजह से बंदा गिरता नहीं है. क्योंकि ये सिस्टम बहुत तेजी से एक्ट करता है तो उसी टाइम ये हो जाता है. अगर ये सिस्टम ना हो तो हम जब लेट के खड़े होंगे तो हम गिर सकते हैं. So this is the complete mechanism. So it's very important. इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया. A healthy 28-year-old woman stand up from a supine position. Which of the following set of cardiovascular changes is most likely to occur? अब आप लोगों को ये खुद पता होना चाहिए. हार्ट रेट आपको मैंने बताया है कि वो अगर खड़ी हुई है तो हार्ट रेट उसका इंक्रीज होगा. टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये भी इंक्रीज होगी. क्यों? सिंपैथेटिक एक्टिव हुआ, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, उस साथ ही टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई, उसकी वजह से वीनस रिटर्न मेंटेन हुआ. अब अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस
इंक्रीज हुई है यानी आर्टरीज और वेन्स कंस्ट्रिक्ट हुई है, तो क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो को क्या होना चाहिए, अगर आर्टरीज ही कंस्ट्रिक्ट हो गया रीनल ब्लड फ्लो विल डिक्रीज। सो हमारे पास वो वाला ऑप्शन होगा जिसमें ये सब कुछ होगा, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज टीपीआर एंड डिक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो। सो ये हमारे पास बीटा आंसर था लास्ट स्लाइड में। Next to the come to the next MCQ. At which site is systolic blood pressure the highest? What is systolic blood pressure and what is diastolic blood pressure? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सबके जहन में उठता है। आप लोग जब बीपी चेक करते हैं तो आप कहते हैं 120/80 है इस बंदे का बीपी फॉर एग्जांपल, सो 120 is the systolic pressure and 80 is a diastolic pressure. What is systolic pressure? When your heart contracts और वो जब एओर्टा में ब्लड पंप करता है तो द हाईएस्ट प्रेशर इन द एओर्टा, जब वो ब्लड पंप करता है तो हाईएस्ट प्रेशर फेल्ट इन द एओर्टा इज सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, आई आपको ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पता लगा होगा। व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर? अब हार्ट जब आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के फेज में आता है तो क्या होता है, जब उस टाइम एओर्टा में सारा ब्लड जा चुका होता है, अब जो मिनिमम प्रेशर एओर्टा में होता है वो 18 मिलीमीटर ऑफ एचजी अगर है तो वो उसका डायस्टोलिक प्रेशर है। आप लोग एओर्टा अगर अपना कार्डिक आउटपुट वाला ग्राफ देखें जो मैंने हार्ट की में भी दिखाया, आप उसमें एओर्टिक कर्व देखें, एओर्टिक कर्व का हाईएस्ट पॉइंट आपको 120 मिलीमीटर मिलेगा और लोवेस्ट पॉइंट उसका 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी मिलेगा। सो जो एओर्टा में सबसे कम प्रेशर होता है ड्यूरिंग कंप्लीट कार्डिक साइकिल, दो हार्ट बीट्स के दरमियान में 80 से कम नहीं होता एओर्टा में इन नॉर्मल केसेस, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो डायस्टोलिक है। अगर वो कम हो जाता है यानी हाइपोटेंशन में वो कम होगा। सो at which site is the systolic blood pressure is highest? So this is the question. Now comes to the aorta, central vein, pulmonary artery, right atrium, renal artery and the renal vein. सबसे पहले हमने ये मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत लोग गर्ल्स करेंगे, अब मैं इसकी रीजन बताऊंगा। सिस्टोलिक प्रेशर मैंने आपको एओर्टा के हिसाब से बता दिया। सिस्टोलिक प्रेशर सिर्फ एओर्टा में नहीं होता, हमारी पूरी ब्लड वेसल जो हमारा पूरा हमारी बॉडी है उसमें हर वेसल में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब क्या होगा एओर्टा में सिस्टोलिक प्रेशर, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि आर्टरीज में एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेन्स सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है। ये आप लोग को क्लियर होगी बात। तो पहले तो हमने वेन्स को वैसे ही काट देना है, सेंट्रल वेन गया, राइट एट्रियम वेन वाली साइड पे है ये भी गया, रीनल वेन ये भी गया। Now comes to aorta and the pulmonary artery and the renal artery. So most of the students will go for aorta, I know, but aorta is not a right answer. जब हम दूर जाते हैं ना हमारी बॉडी से, हमारी मतलब हार्ट से, जब हम टुवर्ड द पेरिफेरी मूव कर रहे होते हैं तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं इनकी हमारे पास क्या होता है, कंप्लायंस डिक्रीज होती है। और जब इनकी कंप्लायंस डिक्रीज होती है तो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है। अब ये आपको सारी चीजें कंफ्यूज कर रही होंगी, डायस्टोलिक प्रेशर रिमेन्स द सेम। सो इसका आंसर रीनल आर्टरी है, और इसकी सारी एक्सप्लेनेशन सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर की एंड पे एक एमसीक्यूज आना है उसके साथ मैंने ऐड की हुई है, और वहां पे मैं सारी एक्सप्लेनेशन इसकी दूंगा कि क्या चीज क्या होती है, बिकॉज ये काफी कॉम्प्लेक्स से कॉन्सेप्ट्स है, बट ये कॉन्सेप्ट आपके पूरी सर्कुलेशन में फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर यूज हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर द वाइवा क्वेश्चंस स्पेशली, और ये पूरी जिंदगी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब रीनल आर्टरी हमारे उधर दूर है, उधर सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा बिकॉज उधर कंप्लायंस कम है। आप लोगों को कंप्लायंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सो इट्स ईटा, ये एक कॉन्सेप्ट है। सिस्टोलिक प्रेशर एम्प्लीफिकेशन अराइज प्रिंसिपली बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन आर्टीरियल स्टिफनेस और डिक्रीज इन कंप्लायंस। स्टिफनेस और कंप्लायंस डिफरेंट चीज होती है, मूविंग अवे फ्रॉम द हार्ट। सो स्टिफनेस इंक्रीज होगी और कंप्लायंस डिक्रीज होगी। तो ये एंड पे मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इसके रिलेटेड हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो वो आप पार्ट लाजमी देखिएगा। A 53-year-old woman is found by the arteriograph to have 50% narrowing of her left renal artery. What is the expected change in the blood flow to the stenotic artery? So, what is the change? उसकी narrowing होके 50% हुई है, यानी half हो गया, 1/2.
अब इसका रिलेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए. इट्स आंसर इज डिक्रीज बाय 1/16. इसका है डिक्रीज टू 1/16 डेल्टा. बट हाउ? दिस इज द फॉर्मूला हियर. यू कैन सी ये हमारे पास आर रेजिस्टेंस है और हमारी उन्होंने क्या कहा, जो ये रेडियस है ये हाफ हो गया, स्टीनोसिस हुई है उसकी वजह से रेडियस हो गया हाफ. अब रेडियस को अगर हम हाफ करें, 1/2 इधर पुट किया और इसका 4 पावर है, ये पावर है 4, 1/2 की पावर 4 हुआ. अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमिनेटर में गया, न्यूमिनेटर में 2 की पावर 4 करें सो 16. सो इसका आंसर था 16 टाइम्स उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगी. रेजिस्टेंस 16 टाइम इंक्रीज होगी. अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड चेंज इन ब्लड फ्लो. अब ब्लड फ्लो का क्या फॉर्मूला है, अब हम उसकी तरफ आते हैं. रेजिस्टेंस अगर पूछते तो हमने क्या करना था, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बाय 16 टाइम्स. रेजिस्टेंस 16 टाइम इंक्रीज हुई है. अब अब आप लोगों को लगेगा, देखिए 50% है, हाफ नैरो, या आप लोग कहेंगे कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी इंक्रीज हुई होगी, डबल होगी होगी, बट इट इज 16 टाइम्स. तो ये एमसीक्यूज पूछा जाता है. ये इसी एमसीक्यूज से मैंने आप लोग को एक और एमसीक्यू निकाल के दिया. अब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. तो इधर आप लोग यू कैन सी हेयर के हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस क्या हुआ था, ये रेडियस क्या हुआ था 1/2. तो 1/2 पुट किया और इसकी पावर 4, तो ये इसकी जब पावर 4 ली नीचे 16 आया और एफ शोइंग ब्लड फ्लो. सो 1/16 हो गया, यानी 16 टाइम ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया. सो रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज हुई है 16 टाइम और ब्लड फ्लो हमारे पास डिक्रीज हुआ है 16 टाइम. सो नेक्स्ट एमसीक्यू, अंडर द कंट्रोल कंडीशन blood vessel is 100 millimeter with a pressure gradient of 50 millimeter of Hg. ये pressure gradient दिया हुआ है. What would be the approximate flow through after increasing the blood diameter by 50%? अच्छा, इसमें प्रेशर दोनों में 100 मिली हमारे पास रखा हुआ है, 100 milliliter of Hg, 50 milliliter of Hg. The pressure is maintained at to a blood vessel is 100 millimeter. अच्छा, इसमें कोई प्रेशर में, अच्छा प्रेशर इधर इन दोनों जगह पे सेम होना चाहिए था, सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझसे गलत हो गया. अच्छा, लेकिन हमने जो फोकस करना है वो है हमारे पास ब्लड वेसल का. उसने क्या कहा, उसने कहा कि डायामीटर हमारे पास 50% इंक्रीज हुआ है. यानी अगर हमारे पास 1 था डायामीटर, 50% क्या होगा. अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, अब हमारे पास 1 अगर है, अगर 50% हमारे पास डायामीटर इंक्रीज होता है तो किसी का 1 डायामीटर है, 50% इंक्रीज होके वो हो जाएगा 1.5. अब हमारे पास उन्होंने, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको फाइंड करना है कि हमारे पास ब्लड फ्लो क्या होता है. अभी आप लोगों ने ब्लड फ्लो देखा है, ब्लड फ्लो में फॉर्मूला क्या यूज हुआ था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ब्लड फ्लो. अब इसमें हमने रेडियस की जगह 1/5 पुट कर देना है. 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 4 होगी तो मतलब है 1.5 4 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका आंसर आता है 5. तो हमारे पास 5 आंसर आया. अच्छा, ब्लड फ्लो पहले क्या था, जो हमारे पास क्वेश्चन में ब्लड फ्लो दिया गया था वो था हमारे पास 100 मिलीमीटर पर मिनट. तो वो 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो वो अब क्या हो गया 500 मिलीमीटर पर मिनट. सो इट्स डेल्टा. तो ये एमसीक्यूज आई होप क्लियर हो गया होगा. अच्छा, ये फॉर्मूला के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रेजिस्टेंस और ब्लड फ्लो के रिलेटेड पूछा जाता है. और याद रखना कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, आपको ये ऑब्वियस होना चाहिए. Next comes to the if the ejection fraction increases, there will be the decrease in. अच्छा, ejection fraction सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, जो amount of the blood जो सिस्टली में हमारी बॉडी से हमारे हार्ट रिमूव करता है, इजेक्ट करता है टुवर्ड्स द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी. सो इजेक्शन फ्रैक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए. अब इन्होंने पूछा इफ द इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीजेस देयर विल बी अ डिक्रीज इन, किस चीज का इससे यानी इनवर्स रिलेशन है. अगर इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है. अगर इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा. व्हाट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, आप लोगों को पता होना चाहिए. जो सिस्टली के बाद हमारे पास हार्ट में वॉल्यूम बच जाता है वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है. तो अगर इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है यानी ज्यादा ब्लड हार्ट से पंप हो रहा है, तो सिस्टली के बाद हमारे पास
ऑब्वियसली कम वॉल्यूम हार्ट में बचेगा, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विल डिक्रीज। सो दिस इज द राइट आंसर। बाकी क्यों रॉन्ग है? पल्स प्रेशर अगर हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा, पल्स प्रेशर विल इंक्रीज। अगर हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इजेक्शन फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, इजेक्शन फ्रैक्शन ज्यादा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, ऑब्वियस है। इजेक्शन फ्रैक्शन इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम। और सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होगा। तो पल्स प्रेशर आप लोग को पता होना चाहिए। व्हाट इज पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड द डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मली रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब नॉर्मली बात कर रहा हूँ, सिस्टोलिक प्रेशर वेरी फर्स्ट। सो सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज किया, डायस्टोलिक कांस्टेंट रहा तो पल्स प्रेशर भी इंक्रीज कर गया, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज। सो इट्स बीटा। An acute decrease in arterial blood pressure elicits which of the following compensatory responses? An acute decrease in arterial blood pressure elicit which? Acute यानी एकदम से, दो लफ्ज होते हैं, acute एक chronic। acute means एकदम। which of the following compensatory changings होंगी? Decrease in the firing rate of carotid sinus। कैरोटिड साइनस नर्व कौन सी होगी? जो हमारे पास कैरोटिड साइनस से हमारे पास सिग्नल्स लेके जाएंगी। तो ये हमारे पास फायरिंग, डिक्रीज इन आर्टीरियल ब्लड फ्लो, तो ऑब्वियसली ये फायरिंग डिक्रीज करेगी। इंक्रीज इन पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो, नो। डिक्रीज हार्ट रेट, नो। हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज है तो हमें कंपनसेटरी हार्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, मीन सिस्टेमिक प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। तो हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर। हमारे पास डिक्रीज फायरिंग रेट ऑफ द कैरोटिड साइनस नर्व्स होंगी, अब उनका फायरिंग रेट डिक्रीज हुआ है। अब क्या होगा? बैरो रिसेप्टर्स ने फील किया कि हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज है, ये ब्रेन को लेके गया सिग्नल, उसको बताया कि हमारा आर्टीरियल प्रेशर हो गया हुआ डिक्रीज। उसने क्या किया? हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गया। अब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा, वो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगा, टीपीआर इंक्रीज करेगा, और वो क्या करेगा? आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। Next, a 25-year-old healthy male medical student has an exercise stress test at a local health club. Which of the following sets of the physiological changes in a man's skeletal muscle during the exercise? तो अब उसने एक्सरसाइज किया तो आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ेगा? अब वो उसने एक्सरसाइज किया तो उसके मसल्स को, आप लोग खुद सोचें कि क्या चाहिए होगा? उसके मसल्स को ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए होगा। वाई ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए होगा? कि ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ताकि वो एनर्जी प्रोडक्शन हो सके, और ऑक्सीजन उस टाइम ज़रूरी है, सेल की डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो जब सेल की डिमांड इंक्रीज होगी उसको ब्लड ज़्यादा चाहिए, तो आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज होनी चाहिए, ये डिक्रीज होगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा। वेस्कुलर कंडक्टेंस, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए? ये इंक्रीज होनी चाहिए, यानी कंडक्टेंस क्या है? ब्लड फ्लो ज़्यादा होना चाहिए। अब एडिनोसिन कंसंट्रेशन, व्हाट इज एडिनोसिन? एडिनोसिन इज अ वेजोडाइलेटर। तो एडिनोसिन वेजोडाइलेटर है, तो ये अगर इंक्रीज होगी इसकी कंसंट्रेशन तो वहाँ पे वेसल डायलेट होगी और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो हमें इसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा? arteriolar resistance will decrease, adenosine increase, and vascular conductance will increase. Then which of the following, अच्छा ये अब बड़ा मजे का एमसीक्यू है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है टिल एंड ऑफ द ईयर, और एमसीक्यू अगर ये सामने आ जाता मोस्ट प्रोबेबली बंदा गलत भी करके आता है। इट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स हैव द ग्रेटेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द सर्कुलेटरी सिस्टम? तो आप लोगों का सबसे ज्यादा पहले दिन जाता है एयोटा का। एयोटा डोंट हैव ग्रेटेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ग्रेटेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारी कैपिलरीज का होता है, ये हमारे गाइटन के बॉक्स में लिखा हुआ है, वो आपको मैं बॉक्स अभी दिखाता भी हूँ। अब क्या होता है? एयोटा का लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होता, इसका लार्जेस्ट डायामीटर होता है, या लार्जेस्ट रेडियस अगर हमें पूछे ना किसी आर्टरी का तो वो एयोटा होगा। बट अगर लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछे तो वो एयोटा नहीं होगा। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया? तो ये आप लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया देख सकते हैं। एयोटा का क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया? 2.5। कैपिलरीज का क्या? 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, अ ह्यूज डिफरेंस। तो कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा है। तो इफ दे आस्क अबाउट द डायमीटर देन एयोटा विल हैव द लार्जेस्ट डायमीटर,
or if they ask about the cross sectional area, then capillaries have the largest cross sectional area and the aorta has lowest cross sectional area. So ये MCQs बहुत important है जो आप लोग को आना चाहिए. Which of the following segment of the circulatory system has highest velocity of blood flow? ब्लड फ्लो की हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ पे होगी? हाईएस्ट वेलोसिटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एयोर्टा में होगी. सो एयोर्टा में हाईएस्ट वेलोसिटी होती है. जैसे जैसे ये दूर जाता रहता है तो कैपिलरीज में जाके लोवेस्ट वेलोसिटी हो जाती है. फिर कैपिलरी के पास वेन्यूल में जाता है, वेन्स में जाता है, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ब्लड को नीचे, अब फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट से ब्लड गया है हमारे लेग्स तक, अब लेग से उसने वापस हार्ट में भी तो आना है ना. अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, बिल्कुल ही एंड हो जाएगी, तो वेन्स में भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हार्ट में वो वापस आ ही नहीं सकता. तो कैपिलरीज तक डिक्रीज होगी, कैपिलरीज के बाद फिर से वो इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, बट हाईएस्ट एओर्टा में होगी. The velocity of the blood within each segment of the circulatory system is inversely proportional to the cross-sectional area. Cross-sectional area के inversely proportional होती है blood जो वेलोसिटी है, तो उसके हिसाब से आप ये देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जेस्ट वेलोसिटी, लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलेस्ट वेलोसिटी. फिर इसी तरह है इधर एज कंपेयर हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी, स्मॉल वेन में थोड़ी कम होगी, वेना केवा में वेलोसिटी थोड़ी और कम हो जाएगी. सो इट्स हैज रिवर्स इनवर्स रिलेशन विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी होप सो क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, a decrease in which of the following tends to increase the pulse pressure. इसमें से हमारे पास कौन सी चीज पल्स प्रेशर को इंक्रीज करेगी? पल्स प्रेशर को पहला ही ऑप्शन सिस्टोलिक प्रेशर. a decrease in which of the following, यहाँ पे डिक्रीज पूछा है. डिक्रीज किस चीज का पल्स प्रेशर को इंक्रीज करेगा? सिस्टोलिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज उन्होंने पूछा हुआ है. स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पल्स प्रेशर डिक्रीज होगा, तो पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा. सही हो गया क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होना है, तो पहले तो आंसर तो गलत. थर्ड ऑप्शन है आर्टीरियल कंप्लायंस. अगर आर्टीरियल कंप्लायंस डिक्रीज होती है तो सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होता है. सो चाइल्ड इज द राइट आंसर. और आर्टीरियल कंप्लायंस कब डिक्रीज होती है? जब एजिंग होती है और मेनोपॉज होता है. तो फीमेल में आफ्टर मेनोपॉज और इन ओल्ड एज हमारे पास आर्टीरियल कंप्लायंस विल डिक्रीज. तो आर्टीरियल कंप्लायंस डिक्रीज होती है तो उनका सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है. तो आप लोग अगर बूढ़े लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आप लोग को मोस्टली नीचे वाला तो 80 मिलेगा, बट व्हेन यू विल चेक देयर ब्लड प्रेशर तो आप लोग देखेंगे कि उनका सिस्टोलिक प्रेशर समटाइम 140 कभी 160 भी होता है. बट अगर डॉक्टर कहता है कि ये नहीं नॉर्मल जा रहा है तो तो वो कंप्लायंस पे डिपेंड करता है. व्हाट इज कंप्लायंस ये भी आगे डिस्कस होगा. टू मेजर फैक्टर्स अब ये डिस्कस होने लगा है, कंप्लायंस, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर. जैसे कि सिस्टोलिक प्रेशर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हाईएस्ट प्रेशर इन द एओर्टा जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर एओर्टा का होगा जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जो लोवेस्ट प्रेशर एओर्टा में होता है ब्लड का वो 80 तक जा रहा होगा तो वो डायस्टोलिक प्रेशर है. सो जितना लोवेस्ट जा रहा होगा 80 तक जाता है तो वो डायस्टोलिक है. टू मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द प्रेशर आर स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द आर्टीरियल कंप्लायंस. सो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आर्टीरियल जो हमारा पल्स प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा, और अगर आर्टीरियल कंप्लायंस इंक्रीज होगी तो पल्स प्रेशर डिक्रीज होगा. तो इनका इनवर्स रिलेशन है. Pulse pressure directly proportional to the stroke volume, but inversely proportional to the arterial compliance. So ये हमारे पास compliance का फॉर्म है. Compliance is equal to the change in the volume and change in the pressure. So compliance हमारे पास, अब अगर हम देखें वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो हमारे पास क्या हुआ है? पल्स, ये प्रेशर को हम इधर ले जाते हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज तो पल्स प्रेशर, चेंज इन प्रेशर विच इज इक्वल टू द पल्स प्रेशर, ये क्या होगा? ये इंक्रीज होगा. सो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास पल्स प्रेशर भी ज़्यादा होगा. तो हमारे पास आर्टीरियल कंप्लायंस की हम बात कर रहे थे, ये आर्टीरियल कंप्लायंस हमारे पास हो गई है कम ओल्ड एज में. तो पल्स प्रेशर का इनवर्स ये कम हो गया तो पल्स प्रेशर डिनोमिनेटर में तो ये इंक्रीज होगा. पल्स प्रेशर क्या था? चेंज इन डिफरेंस इन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. सो वो इक्वल टू होता है डेल्टा पी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, आप लोगों ने जो पढ़ी होगी. सो
ये है द एओर्टा इज द मोस्ट कंप्लाइंट पोर्शन इन द ह्यूमन आर्टीरियल सिस्टम। एओर्टा हमारे पास सबसे ज़्यादा कंप्लाइंट है, यानी अगर ये सबसे ज़्यादा कंप्लाइंट है तो पल्स प्रेशर इसमें क्या होना चाहिए, पल्स प्रेशर इसमें लोवेस्ट होना चाहिए। जो चीज़ ज़्यादा कंप्लाइंट है, सबसे ज़्यादा कंप्लाइंट है, उसका पल्स प्रेशर लोवेस्ट होगा, क्योंकि पल्स प्रेशर का आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, कंप्लाइंस से इनवर्स रिलेशन है। अब हमारी बॉडी से अब हम एओर्टा से दूर जा रहे हैं तो हमारे पास आर्टरीज लेस कंप्लाइंट हो रही हैं। अब वो लेस कंप्लाइंट होगी तो वहाँ पे हमारे पास पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा। तो पल्स प्रेशर हर जगह पे सेम नहीं है, अवे जाते हैं तो पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, दिस इज अ न्यू पॉइंट फॉर यू पीपल। So next is the systolic pressure rise and the diastolic pressure falls. Therefore, the pulse pressure increases as the pressure pulse travel away from the aorta. जो मैंने आपको बताया कि away from the aorta pulse pressure increase होगा because systolic pressure mainly जो होता है वो हमारे पास increase होता है because हमारी जो arteries है वो less compliant है. Because the aorta is the most compliant portion of the human artery, pulse pressure is the lowest होगा. Compliance progressively decreases until it reaches minimum in the femoral and the saphenous arteries. इधर हमारे पास compliance minimum होगी तो इधर हमारे पास pulse pressure increase होगा and then it begins to increase again. So difference. अच्छा, अभी जो मैंने आपको एओर्टा का बताया वो मैंने अदर आर्टरीज के साथ कंपैरिजन किया है, आर्टरीज का वेन्स के साथ कंपैरिजन नहीं किया था, सिर्फ आर्टरीज का आर्टरीज के साथ किया था। आर्टरीज में एओर्टा का कंपैरिजन बाकी आर्टरीज से अगर करो तो एओर्टा सबसे ज्यादा कंप्लाइंट है। अब हम करते हैं आर्टरीज का वेन के साथ कंपैरिजन। तो अब हमारे पास सिनेरियो ये होगा कि हमारे पास कोई भी आर्टरी होगी, उसका जो हमारे पास कंप्लाइंस होगी किसी भी आर्टरी की वो वेन से कम होगी। अब कंप्लाइंस क्या होता है, व्हाट इज कंप्लाइंस बेसिकली, अगर मैं आसान अल्फाजों में समझाऊं तो हाउ मच ब्लड, जो जो यहाँ पे वेसल की कंप्लाइंस में पढ़ा रहा हूँ कि हाउ मच ब्लड वेसल्स कैन अकोमोडेट। आपको पता है मेजर पोर्शन ऑफ द ब्लड हमारा वेन्स के अंदर अक्यूमुलेट किया होता है, तो वेन्स इसलिए ज़्यादा कंप्लाइंट है। और ये क्यों होता है कि जो एक स्पेसिफिक पोर्शन तक ब्लड किसी चीज़ में पूल हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास चीज़ है उसमें एक हद तक ही एक चीज़ बर्दाश्त कर सकती है अपने आप को एक्सटेंड करके, तो वेन्स में वो बर्दाश्त ज़्यादा है, ये ज़्यादा अपने आप को अपने अंदर ब्लड को अकोमोडेट रख सकती हैं हम अपनी वेसल्स में। इलास्टिसिटी आर्टरीज की ज़्यादा, ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होते हैं आर्टरीज में। आर्ट इलास्टेंस क्या होती है, एबिलिटी टू रिकॉइल। आप लोगों ने ये फिजिक्स में पढ़ा था, आप लोग को अच्छी तरह पता होगा, कंप्लायंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टेंस। सो वॉल्यूम किस में ज़्यादा होगा, जिसकी कंप्लायंस ज़्यादा होगी, और प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, जिसकी इलास्टेंस ज़्यादा होगी या जिसकी कंप्लायंस कम होगी। तो एओर्टा की, तो आर्टरीज की इलास्टेंस ज़्यादा होती है इसलिए प्रेशर ज़्यादा है, और वेन्स की कंप्लायंस ज़्यादा होती है इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जो आप लोग करेंगे, ये मैंने इंटरनेट से उठाया, सो ये लाजमी याद रखिएगा तो आप लोग को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पल्स प्रेशर इज, अब ये लास्ट आप लोगों का एग्जाम के लिए ये एक क्वेश्चन बस जो लास्ट क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो ये मैंने अब ऐड किया है। पल्स प्रेशर इज द हाईएस्ट प्रेशर मेजर्ड इन आर्टरीज, नो। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस, द लोवेस्ट प्रेशर मेजर्ड इन आर्टरीज, नो। Measures only during diastole, no. Systole minus diastole, जो प्रेशर होता है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है। डिटरमिन्ड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, यस दिस इज द राइट आंसर। ये आप लोगों ने अब खुद जज करना था, आप लोग को पता था कि नहीं। डिटरमिन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, हाउ इट डिटरमिन बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज पल्स प्रेशर विल इंक्रीज। तो डिपेंड करता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है और उस पर डिपेंड करता है हमारे पास प्रेशर, पल्स प्रेशर क्या होगा। तो इस डेटा, तो लास्ट पे मैं ये वैसे ग्राफ्स ऐड किए थे, सो यू कैन सी, मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, ये एओर्टिक का आप देख सकते हैं ग्राफ, इसमें इंसाइजूर है। सिमिलरली आप अगर गौर से देखें पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर, तो इसमें भी स्लाइड्स हैं, इंसाइजूरा और डायक्रोटिक नोच, और ये स्लाइड नॉट प्रोमिनेंट। सो ये आप लोग यहाँ पे ग्राफ्स में इस ये देख सकते हैं प्रेशर को। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है 120 प्रेशर, एओर्टा में प्रेशर
ये फिर मैंने कहा था कि हमारे पास क्या हो रहा है, पल्स प्रेशर हमारे पास अवे फ्रॉम द एओर्टा जब जा रहे हैं थोड़ा सा और इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं लार्ज आर्टरीज में डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ये वाला हमारे पास इंक्रीज हो गया है, यानी पल्स प्रेशर इज इंक्रीजिंग। फिर स्मॉल आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज डिफरेंट आ जाता है। अब फिर यहाँ पे आप लोग वेन्स में आ जाएं, तो आप लोगों को मैंने वेन्स में बताया था कि उनका सिस्टोलिक प्रेशर आर्टरीज से कम होता है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर अगर हम पीछे देखें तो ये आर्टरीज के सिस्टोलिक प्रेशर से कितना ज़्यादा कम है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इन फर्दर नेक्स्ट वीडियो सर्कुलेशन, ये मैंने बेसिक सारे डिस्कस कर लिए हैं। मैं इसके बाद अब बैरोरिसेप्टर सिस्टम, सीएनएस कीमिक रिस्पॉन्स और डिफरेंट सिस्टम डिस्कस करूंगा। देन आई विल गो फॉर सर्कुलेटरी शॉक्स एंड मर्मर्स, और ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन डिस्कस हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके अलावा आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जो आप लोग को नहीं समझ आई, और अगर मैंने कोई गलती की यू कैन करेक्ट इट। थैंक यू वेरी मच।